ठीक है। क्वालिफिकेशन एंड रिक्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होता है और रिक्वालिफिकेशन क्या होता है? देखो, जो क्वालिफिकेशन होता है वो हम इनिशियल करते हैं। इनिशियली जब कोई नया इक्विपमेंट आता है, इनिशियली हम न्यू इक्विपमेंट के करते हैं हमेशा, और वो भी इनिशियली होता है। और जो रिक्वालिफिकेशन है ये हमारा पीरियोडिकली होता है। पीरियोडिक वो भी क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल में डिफाइन करके। जो हमारे क्रिटिकल इक्विपमेंट होते हैं वो 3 साल या 5 साल के डिफरेंस में होता है, और जो नॉन क्रिटिकल होते हैं वो 5 साल या 7 साल के ऊपर होता है। ये डिफाइन करता है हमारा वीएमपी। ये सारी चीजें वीएमपी में डिफाइन होती है, वैलिडेशन मास्टर प्लान में। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक क्वालिफिकेशन पे। पहला जो हमारा क्वालिफिकेशन स्टार्ट होता है वो यूआरएस से होता है। यूआरएस क्या होता है? यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जैसे कि जो यूजर होता है वो अपनी रिक्वायरमेंट इसमें डिस्क्राइब करता है कि हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कौन सी मशीन चाहिए, हमें ऑटो चाहिए, मैनुअल चाहिए या कंप्यूटर बेस्ड, ये सारी चीजें चाहिए, पीएलसी बेस्ड चाहिए, कितने स्टेशन की चाहिए, कॉपर का साइज कितना चाहिए, मशीन की स्पीड कितनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है हम अपने यूआरएस में डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा क्लाइंट होता है वो हमें देता है डीक्यू। डीक्यू होता है हमारा डिजाइन क्वालिफिकेशन। ठीक है, डिजाइन क्वालिफिकेशन में सारी चीजें मेंशन होती है। जो जो हमने अपने यूआरएस में डाला हुआ रहता है वो सारी चीजें हमारी डीक्यू में मेंशन होती है। वो हमें मशीन के डिजाइन देता है कि इस मशीन में ये चीजें हैं, आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए आपकी स्पेसिफिकेशन से ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर मैच करता है तो हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं, अगर मैच नहीं करता है तो हम इसमें करेक्शन करवाते हैं। जैसे कि मान के चलो हम लोगों ने वेंडर को दिया हुआ था कि हमें पीएलसी बेस्ड चाहिए और इसमें पीएलसी बेस्ड नहीं है, तो हम इसमें करेक्शन करवाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डीक्यू की बात। डीक्यू कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं हम, उसी को क्वालिफिकेशन बोलते हैं डीक्यू। इसमें फिजिकली कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ हम डॉक्यूमेंटेड ही अपने यूआरएस से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं। इसके बाद हमारा आता है फैट। जब हमें लगता है कि हमारा डीक्यू सेटिस्फाई है, मतलब जो वेंडर हमें मशीन देने वाला है वो हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैच कर रही है, तो हम फैट करते हैं। फैट यानी फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट। हम क्या करते हैं, वेंडर के वहां पर फिजिकली जाते हैं और फिजिकली मशीन को चेक करते हैं कि जो जो चीजें उसने डीक्यू में डाली थी वो फैट वो उस मशीन में एक्चुअल में है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उसने हमें डिजाइन तो दे दिया कि ये मशीन आपको मिलेगी, लेकिन फिजिकली में उस मशीन में वो सारी स्पेसिफिकेशन ना हो। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम लोग करते हैं फैट। ठीक है, तो फैट के पैरेलली जब हम इस पे हम ओके कर देते हैं फैट की, हाँ ठीक है हम सेटिस्फाई हैं, हमारे यूआरएस से डीक्यू मैच कर रहा है और डीक्यू से फैट मैच कर रहा है, तो हम क्लाइंट को बोलते हैं ठीक है आप इस मशीन को हमारे यहाँ पे शिप कर दीजिए, यानी कि भेज दीजिए हमारी साइट पर। उसके बाद होता है सैट। सैट इन द सेंस साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट। जब मशीन हमारे यहाँ पर आ जाती है तो हम लोग करते हैं इसका साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट, कि हम लोगों ने जो फैट में वेरीफाई किया था, डीक्यू में चेक किया था, सेम मशीन हमारे पास आई है या नहीं आई है। ऐसा तो नहीं कि वेंडर ने कोई और मशीन हमें भेज दी हो। और इसके अलावा जो जो उसके कंपोनेंट है, जो जो उसके पार्ट हैं, वो सारी चीजें आ चुकी हैं या कुछ पेंडिंग है। उसके डॉक्यूमेंट हो गए, सेंसर हो गए, गेजेस हो गए, सारे कंपोनेंट, ये सारी चीजें हम वेरीफाई करते हैं सेट में हमारे पास आने के बाद। और ये जो करते हैं ये हमारा ईएनजी का पर्सन होता है, इंजीनियरिंग का वर्सेस क्लाइंट। क्लाइंट का एक पर्सन होता है, दोनों की प्रेजेंस में सेट करते हैं। ऐसा नहीं कि मशीन आ गई हमारे पास हम खोल के उसको चेक कर लेंगे। हम दोनों जने, जो हमारा इंजीनियरिंग का पर्सन होगा, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो ऑपरेशन का हो, चाहे क्यूए का हो या क्यूसी का हो, मेनली रिस्पॉन्सिबल इंजीनियरिंग का ही पर्सन होता है। और क्लाइंट का एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो वहां से आते हैं, टेक्निकल पर्सन। इन दोनों की प्रेजेंस में हम उसको ओपन करते हैं और वो सारी चीजें वेरीफाई करते हैं। अगर सेटिस्फाई होते हैं तो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम क्लाइंट को मेल करते हैं कि इसमें ये चीजें मिसिंग है या ये चीजें सारी आ चुकी हैं। ठीक है, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आता है हमारा आईक्यू। देखो, इसमें भी हम कोई नया इक्विपमेंट लेते हैं, इसमें भी कई चीजें होती हैं।
कई चीजें इन द सेंस कि एक तो होता है हमारा क्यूएमएस, ठीक है, दूसरा इसी के अंदर होता है रिस्क। अब कोई नई चीज ले रहे हैं हम, अपना एरिया में कोई नई चीज लगाने वाले हैं, तो रिस्क तो बनेगा बनेगा उसका। हो सकता है हमारे एरिया के अकॉर्डिंग कंपैटिबल हो या ना हो, उस मशीन को चलाने के लिए हमारे पास पूरे रिसोर्सेज हो या ना हो, डॉक्यूमेंट हो या ना हो, वैसी मैन पावर हो या ना हो, ये सारी चीजें हम रिस्क में आइडेंटिफाई करेंगे। और दूसरा ये कि हमारे पास कोई नई चीज आ रही है ना, फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास कोई नई चीज आ रही है, उसकी आईडी, इक्विपमेंट आईडी देनी पड़ेगी, उससे रिलेटेड कई सारे डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे। तो उन सब चीजों की ट्रैकिंग कहां पर होगी? क्यूएमएस यानी कि चेंज कंट्रोल में। तो कई लोग क्या करते हैं कि इक्विपमेंट को परचेज करने से पहले चेंज कंट्रोल ले लेते हैं और कई लोग बाद में लेते हैं। तो ये क्यूएमएस का टॉपिक अलग है, मैं इसके लिए बाद में बताऊंगा। अभी हम क्वालिफिकेशन पे आते हैं, ठीक है। मतलब मैं अभी बता देता हूं कि जो हमारा क्यूएमएस का पार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा आईक्यू। आईक्यू में क्या करते हैं, हम इंस्टॉल करते हैं अपने इक्विपमेंट को। इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसमें भी दो क्राइटेरिया डिफाइन होती है हमारी। एक तो हमारी मशीन क्रिटिकल है या नॉन क्रिटिकल है, मतलब कि वो हमारे कौन से एरिया में लगने वाली है। अगर वो हमारे क्रिटिकल एरिया इन द सेंस की मैन्युफैक्चरिंग एरिया में लगने वाली है, या फिर ऐसे एरिया में जहां पे हमें प्रोडक्ट हमारा एक्सपोज नहीं होता है, प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई मान के चलो कंप्रेशन मशीन आ रही है, ग्राउंडेशन आ रहा है, कुछ भी ऐसा आ रहा है जो हमारे प्रोडक्ट के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो इसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टरलाइजेशन करेंगे। स्टरलाइजेशन इन द सेंस की बाहर ही उसकी हम एनओएस से क्लीनिंग करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे उसको, ताकि कोई भी उसके साथ माइक्रोबियल ग्रोथ अंदर ना हो। जो भी उसके साथ अगर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ है वो बाहर ही हम उसको क्लीन कर देंगे। उसके बाद इक्विपमेंट को हम अपने एरिया में लेके जाएंगे। तो एरिया में लेके जाने के बाद जो भी स्पेसिफिक एरिया हमने उसके लिए डेडिकेटेड किया होगा, उस एरिया में लेके जाने के बाद हम जो भी रिक्वायर्ड चीजें होंगी, जैसे हो गया एयर, किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए तीन चीजें चाहिए होती है, एयर हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। ये तीन चीजें हमें किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए नीड होती है। हो सकता है कि इन दोनों की नीड किसी किसी को ना हो, पर ये तीसरी की नीड सबको ही होती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी इक्विपमेंट नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें जो जो भी उस मशीन के लिए हमें लगना होता है, ये सारी चीजें हम उसके साथ असेंबल करते हैं, मतलब फिक्स करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हमने उसके कंपोनेंट आए हुए होते हैं, गेजेस आए हुए होते हैं, सेंसर आए हुए होते हैं, वो सारी चीजें मशीन के साथ फिक्स करते हैं वन बाय वन, जैसे जैसे कि उस आईक्यू के प्रोटोकॉल में डिफाइन होता है। और इसके साथ ही जितने भी हमारे गेजेस होते हैं, सेंसर होते हैं, उन सब की कैलिब्रेशन के सर्टिफिकेट को भी हम आईक्यू के टाइम पर ही वेरीफाई करते हैं। क्या होता है, सर्टिफिकेट वेरीफाई। ड्यूरिंग आईक्यू, ठीक है। आईक्यू के टाइम पर हम सर्टिफिकेट भी वेरीफाई करते हैं, ताकि हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से जो हमारे कंपोनेंट है वो कैलिब्रेटेड है और कौन कौन से कंपोनेंट कैलिब्रेटेड नहीं है। तो हमें कौन कौन से कंपोनेंट की अलग से कैलिब्रेशन करवाने की नीड है और कौन कौन से करवाने की नीड नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है ओक्यू, यानी कि ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। ऑपरेशनल से ही पता चल रहा है कि इसमें हम मशीन को ऑपरेट करेंगे, इसमें मशीन को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। उसकी डिजायर लिमिट तक, जैसे कि मान के चलो मैं कंप्रेशन मशीन की बात कर रहा हूं अभी, तो इसकी डिजायर लिमिट तक हम इसको ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट इन द सेंस कि उसको चला के देखेंगे। अगर वेंडर ने दी है इसकी 100 आरपीएम, 10 टू 100 आरपीएम की स्पीड, तो हम 10 से लेके 100 आरपीएम तक इसको फ्री फ्लो चला के देखेंगे। इसके साथ साथ जैसे जैसे हम ऑपरेट करेंगे मशीन को, हम अपनी एसओपी भी ऑपरेशन वाली ड्राफ्ट करते रहेंगे। हमारी एसओपी भी जो है वो ड्राफ्टिंग में चली जाएगी ऑपरेशन के साथ ही। और जैसे जैसे हमारा ऑपरेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगा, हमारी एसओपी भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और एसओपी हमारी 15 या 20 दिन तक कंटिन्यू अभी प्रिपरेशन में ही चल रही है। हमारी जैसे ओक्यू कंप्लीट हुआ, वैसे ही हमारी एसओपी भी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है।
ऑपरेशन में ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ मशीन को ऑपरेट करके चेक करते हैं कि कैसे कैसे वो मशीन चलेगी, कितनी डिजायर लिमिट तक चलेगी, ये सारी चीजें फ्री फ्लो उस पे हम बिना किसी एडिशनल फोर्स के लगाए हुए, यानी कि कोई टैबलेट का प्रेस नहीं करेंगे कंप्रेशन मशीन में, या कोई ब्लेंडर है तो उसमें कोई पाउडर डालेंगे नहीं, सिर्फ जो उसकी डिजायर लिमिट है वहां तक हम उस मशीन को रन करके चेक करेंगे कि वेंडर ने 100 दिया है तो हमारी मशीन 100 तक जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। किसी भी मशीन की परफॉर्मेंस हम पीक्यू में वेरीफाई करते हैं, और जो रिक्वालिफिकेशन भी होता है उसमें भी हमारा सिर्फ पीक्यू ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो इन दोनों में पीक्यू होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में क्या करते हैं कि हम प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट या फिर डमी, कुछ भी ले सकते हैं। अगर कंप्रेशन मशीन की बात करूं तो हम कोई प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, डमी भी ले सकते हैं। उस प्रोडक्ट को हम रन करके देखते हैं, अलग अलग आरपीएम पे अलग अलग चैलेंजेस करके चेक करते हैं। जैसे कंप्रेशन मशीन की बात करूं तो हमारा स्पीड हो गया, स्पीड हो गया, होपर हो गया, होपर हो गया, हार्डनेस हो गया, पीटीसी, मतलब कुछ भी ऐसे 4-5 चीजें हम पैरामीटर ऑपरेशन क्वालिफिकेशन में, वेट वेरिएशन हो गया, जो हमारे फिजिकल पैरामीटर है उनको छोड़ के बता रहा हूँ। फिजिकल पैरामीटर तो हम लोग चेक करते ही करते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसा आ रहा है, वेट क्या है, थिकनेस क्या है, हार्डनेस क्या है, ये सारी चीजें मिल रही है नहीं मिल रही है। उसके अलावा ये हमारे चैलेंज टेस्ट है जो हमें ऑपरेशन क्वालिफिकेशन में परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, अगर इन सब में हमारे मशीन क्वालिफाई करती है, हमें लगता है कि जो हमें रिक्वायरमेंट थी, कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट, कम से कम मिनिमम रिजेक्शन आ रही है, तो हम उस मशीन को क्वालिफाई कर देते हैं। क्वालिफाई का एक सर्टिफिकेट बनाते हैं उस मशीन के लिए, उस सर्टिफिकेट पे क्यू हेड डिजाइन करवाते हैं, और उसके बाद फर्दर ऑपरेशन के लिए उस मशीन को इशू कर देते हैं। इन द सेंस कि जब भी अगर कोई नया प्रोडक्ट लेना है तो उस मशीन का यूटिलाइज कर सकते हो, पर पहले उस मशीन पे पीवी करना पड़ेगा। वो पीवी के लिए अलग से मैं एक चैप्टर बना दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वालिफिकेशन। अब रिक्वालिफिकेशन पे आते हैं। ये तो हमारा हो गया क्वालिफिकेशन जो इनिशियली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब आ गया रिक्वालिफिकेशन। रिक्वालिफिकेशन क्या है, ये हमारे पहले ही बताया था, बीएमपी में डिफाइन होता है 3 साल, 7 years एज पर क्रिटिकलिटी, कि हमारी मशीन की क्रिटिकलिटी कितनी है उसके हिसाब से हम 3 साल, 5 साल या 7 साल रखते हैं। तो आरपीक्यू मतलब रिक्वालिफिकेशन में भी हम यही चीजें चेक करते हैं, मशीन को फिर से रीचैलेंज में लेते हैं। हमारा स्पीड का हो गया, हार्डनेस का हो गया, होपर का हो गया, या जो भी चीजें हैं उस मशीन के अकॉर्डिंग वो सारे पैरामीटर जो है हम रिपीक्यू में चेक करते हैं और फिर से रिक्वालिफिकेशन को सर्टिफाई कर देते हैं कि ये मशीन हमारी चलने के लायक है। इन सब में एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, कोई भी प्रोडक्ट बनने के लिए हमारी जो पहली मशीन किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारी मशीन क्वालिफाइड चाहिए। अगर हमारी मशीन क्वालिफाइड नहीं है तो हम अपने प्रोडक्ट को नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट के साथ कैसा बिहेव करेगी। जब तक हम वो चीज अपने वैलिडेशन में नहीं कंक्लूड करेंगे, मशीन को क्वालिफाई नहीं करेंगे, तब तक कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें मैक्सिमम रिस्क का या फिर मैक्सिमम रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया है। मिलते हैं फिर ऐसे टॉपिक पे। थैंक यू।